बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने वेव्स को स्टडी किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया, वेव मोशन को स्टडी किया और उसको ड्राइव किया। आज का हमारा मेन टॉपिक वेव्स को ही स्टडी करना है, लेकिन वाटर वेव्स। पिछले में हमने सिंपल वेव्स को पढ़ा। अब हमने जो मेन हमारा टॉपिक है, मेन फोकस हमने करना है, वो किस पे करना है? हमारे पास वो वाटर वेव्स हैं। अब वाटर वेव्स हमारे पास होती तो वेव्स हैं, बेसिकली है तो वेव्स। अब ये वेव्स, वाटर वेव्स कौन सी होती हैं? जो पानी के अंदर पैदा हो। पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स को क्या कहते हैं? वाटर वेव्स कहते हैं। अब उनको हमने स्टडी करना है। उनको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, एक प्रैक्टिकली हमारे पास वर्क है जो हम अपनी लैब्स वगैरह में भी करते हैं। तो उसके अंदर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से काम करता है। तो बेसिक हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास रिपल टैंक। रिपल टैंक बेसिकली हमारे पास रिपल टैंक है क्या? इस प्रैक्टिकल को हमने रिपल टैंक का क्यों नाम दिया है? तो रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। अ डिवाइस टू प्रोड्यूस water waves and study their characteristics। अब हमने इसमें बेसिकली हमने पढ़ा क्या? हमने देखा आज कि हमारे पास हमने करना क्या है? वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाना है। वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाना है किससे? रिपल टैंक से। और फिर हमने दूसरे नंबर पे क्या करना है? स्टडी करना है। किसको? करैक्टरिस्टिक को। तीन चीज़ें। फर्स्ट पे हमने क्या कहा? वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाएं, फिर उसको जो पैदा हो चुकी हैं वेव्स, उनकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी करें। आया कि ये वेव्स डायरेक्ट पास कर रही हैं, वापस अपने फर्स्ट मीडियम में आ रही हैं, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, मीन कि कैसे जा रही हैं एक पॉइंट से टू पॉइंट। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। वेव्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच रही हैं। अब यहाँ ए से लेकर बी तक पहुँचने का जो टोटल प्रोसीजर है, वेव्स का ए से बी तक जाने का जो प्रोसीजर है, ये किस प्रोसेस के तहत चल रहा है? मीन के ये डायफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या है? इस करैक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं कि हमने स्टडी करना है किसके अंदर? रिपल टैंक के अंदर। तो ये हमारे पास रिपल टैंक का एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं क्या? डिवाइस विच प्रोड्यूस टू वाटर वेव एंड स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक। ऐसी डिवाइस जो वाटर वेव को प्रोड्यूस करने और उसकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए यूज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास रिपल टैंक है। अब इसके अंदर इसके रिपल टैंक के जो मेन हमारे पास इसका अपरेटस है, वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? उसमें हमने सबसे पहले देखें अपरेटस। अब आ गया अपरेटस। अपरेटस जो हमारे पास है वो सबसे पहले बेसिक जो हमारे पास है वो है रेक्टेंगुलर ट्रे। सेकंड पे हमारे पास जो उसके बॉटम पे हमारे पास क्या लगा होता है? ग्लास लगा होता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इसके अंदर आती है वो हमारे पास इसको वाटर वेव को स्टडी करने के लिए वो एक टेबल है। टेबल के बाद हमारे पास क्या नाम है, वाइब्रेशन करवाने के लिए पैडल है। एक हम कह सकते हैं कि लैंप है, एक कह सकते हैं पावर सप्लाई है, पैडल है, उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल है
ये हमारे पास मेन इसके अपरेटस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर यूज़ करनी होती हैं। तो ये अपरेटस के तौर पे आप इसको हेडिंग बना के, फर्स्ट हेडिंग आपने क्या दे दी, रिपल टैंक के बाद पहली हेडिंग आपने क्या दी, ये बच्चे जो नोट्स बनाने होते हैं, आप क्वेश्चन लिखना होता है तो उसको इस तरीके से लिखा करें हेडिंग्स की सूरत में। बुक पे हेडिंग नहीं बनी होती तो आपने खुद हेडिंग बनानी होती है। अब सबसे पहले पहली हेडिंग आपके पास क्या आ गई, स्टेटमेंट या डेफिनेशन, जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या आ गई, अपरेटस हमने पढ़ लिया हमारे पास किस तरीके से है। अब अपरेटस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट होती है या हेडिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रोसीजर। हमने इसको प्रोसीड किस तरीके से करवाना है। अब सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर हमारे पास एक डायग्राम बनती है, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे हमारे पास होती है, लेट्स से कि ये हमारे पास ये हमारे पास एक टेबल है। ये हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है। इस टेबल के ऊपर आपने एक पैडल लगाया हुआ है। उस पैडल के ऊपर आपके पास मोटर लगी हुई है। उस मोटर का जो कनेक्शन है, ये आपके पास आपने स्टैंड लगाया हुआ है। स्टैंड जो है वो इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट है। इसकी पावर को आपने यहाँ पे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये आपके पास क्या है, ये पैडल है और ये पावर सप्लाई है। इसको मैं हेडिंग दोबारा दे देता हूँ। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपने एक लैंप लगाया हुआ है। नीचे आपने एक शीट रखी हुई है। यहाँ पे आपने इसकी करैक्टरिस्टिक को क्या करना है, स्टडी करना है। ये इसकी कॉमन सी एक छोटी सी डायग्राम, जनरल सी, रफ सी। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लैंप है। ये आपके पास क्या है, ये स्क्रीन है। ये टेबल है। ये आपके पास पावर सप्लाई है और ये स्टैंड है। ये आपके पास पैडल है। ये आपके पास चंद एक इसके अपरेटस जो हमने इसको सेट किया, कैसे सेट किया। अब हमने करना क्या है, बेसिक हमारे पास ये जो पावर सप्लाई, यहाँ से पावर सप्लाई को आपने ऑन किया। पावर सप्लाई ऑन होगी तो यहाँ पे आके ये जो मोटर लगाई थी ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। ये टू एंड फ्रो मूव करेगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी। मूव करने से वेव्स पैदा होंगी। ये सारा इसके अंदर आपने पानी फिल किया हुआ है। जैसे ये मूव करेंगी, मूव करने से वेव्स पैदा होंगी। और वेव्स कैसे पैदा होती है, ये वाली शेप इस वेव्स की होती है। तो इस वेव्स की जो डायग्राम होगी वो नीचे हमारे पास स्क्रीन पे ऐसे लाइंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्क्रीन पे देखेंगे हमारे पास लाइंस बनना स्टार्ट हो रही हैं। अब ये लाइंस क्यों बनी, लाइंस इसलिए बनी कि कभी ये हमारे पास कभी मैक्सिमम जा रहा है, कभी मिनिमम जा रहा है, कभी मैक्सिमम जा रहा है, कभी मिनिमम जा रहा है। जब ये होगा तो ये लाइन डार्क हो जाएगी, जब ये होगा तो ये ब्राइट हो जाएगी। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से ये दो हिस्सों में मुश्तमिल हो जाएंगे। अब ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर था। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी वेव्स किस तरीके से इसकी करेक्ट। अब हमने प्रोड्यूस करवा ली। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी डायग्राम के अंदर, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक प्रोड्यूस करवाना और दूसरा स्टडी करना। अब ये काम हम कर चुके हैं। अब पीछे हमारे पास रह गया सिर्फ स्टडी करना कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक को किस तरीके से स्टडी करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए अब हमारे पास देखें, सबसे पहले हमारे पास जो मेन हेडिंग है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारे पास होती क्या है, रिफ्लेक्शन का जो आपके पास मेन कंसेप्ट है वही है कि जब किसी वेव को एक मीडियम से दूसरी मीडियम, ये आपके पास मीडियम है, यहाँ से आपने वेव को भेजा तो ये वेव आगे गुजरने की बजाय टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए, उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या था, रिफ्लेक्शन होगी।
तो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपके पास आपकी 10th की बुक में दी गई है, पेज नंबर 13 पे है। क्या डेफिनेशन है इसकी? व्हेन अ वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, जब कोई वेव एक मीडियम से क्रॉस करते हुए दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती है, देन क्या होता है? दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। वो क्या करती है? फर्स्ट मीडियम में वापस बैक मूव कर जाती है। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सॉरी, ये आपके पास इंसिडेंट और ये आपके पास रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल आपके पास क्या होते हैं? इक्वल। तो मीन कि जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी, ये इसका कंसेप्ट है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन था। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म होती है वो होती है आपके पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे हैं कि ये आपके पास रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई एक वेव, व्हेन अ वेव मूविंग इन फर्स्ट मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एनदर मीडियम, दे कैन नॉट बी बाउंस बैक। वो बाउंस बैक नहीं करती। वो क्या करती है फिर? अगर बाउंस बैक नहीं करती, वो क्या करती है? इंटर इनटू द सेकंड मीडियम। वो सेकंड मीडियम में क्या हो जाती है? इंटर हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी बेंड हो जाती है। आप डायग्राम में देखें जो मैं बना रहा हूँ, तो जिस एंगल से ये गई उस एंगल से ही क्रॉस कर गई, लेकिन थोड़ी सी बेंड होगी। जाना इसे यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं गई क्योंकि ये थोड़े से एंगल बेंड होने के बाद मूव करती है। तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन का। अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो आपके पास दो टर्म्स हमने पढ़ी, इनका मतलब डिफरेंस आपको बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन स्पेलिंग में देखें तो आपके पास यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है वो ये R और L का है, ये डिफरेंस है। ये जब R वाला रिफ्रैक्शन आए तो इसका मतलब है कि ये सीधी क्रॉस कर जाएगी। रिफ्लेक्शन का मतलब है तो इसका मतलब है कि वापस बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये एक स्पेलिंग की वजह से क्रॉस कर जाना और बाउंस क्रॉस ना करना मीन के नफ़ी हो रही है एक चीज़ की। तो एक दूसरे के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जैसे शेर याद आ गया मुझे, अक्सर कोई बात नहीं, शेर भी चलते रहते हैं साथ साथ। वो हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। तो ये एक आपके पास सिर्फ एक स्पेलिंग की वजह से आपके पास क्या है? दुआ से दगा वाला सीन बन गया। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का टॉपिक था। इसके बाद लास्ट इसका जो टॉपिक है वो आपके पास है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? डाइफ्रैक्शन का मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट इन दोनों से हट के जब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे जाएगा, तीसरी उसकी खसूसियत पे जाएगा, वो क्या है कि द बेंडिंग और स्प्रेडिंग। इसकी डेफिनेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। द बेंडिंग और spreading of a wave around the sharp edge of a corner। अब ये हमारे पास मेन, हमने इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ी? इसके अंदर बड़ा बेंड होना या स्प्रेड होना, या वो मुड़ जाए या वो फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। कहाँ? क्या चीज़? वेव। कहाँ पे? शार्प एज ऑफ अ कॉर्नर, किसी कॉर्नर के एज पे जाके वेव का फैल जाना या उसका वापस फैल जाना या बेंड हो जाना, ये दोनों सूरतें उसकी क्या कहलाती हैं? हमारे पास डाइफ्रैक्शन है। कैसे? लेट्स से कि ये हमारे पास एक मीडियम है, यहाँ पे वेव्स क्रॉस कर रही हैं, ये सारी वेव्स जा रही हैं। अब यहाँ पे जाके जो वेव्स सीधी क्रॉस कर रही थी, ये वाली वेव्स, चलिए मैं आपको डायग्राम थोड़ी क्लियर कर देता हूँ।
ये वेव्स हैं। अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये वेव्स हैं, जब ये वेव्स क्रॉस करके जाएंगी तो सामने पे जाके यहाँ पे जाके ये इतनी सी बन जाएंगी, फिर फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एज पे कॉर्नर पे जाके आपके पास पहले सीधी आ रही थी, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे इस मीडियम में जाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इस मीडियम पे जाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे सीधी भी गुजर गई। अब ज़रा देखें तो आपके पास जो मैं आपको ए पॉइंट दिखा रहा हूँ और बी पॉइंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी, ज़रा देखें ए कैपिटल और ए स्मॉल दोनों, ए स्मॉल जो है वो सीधा जा रहा है, लेकिन ए कैपिटल क्या हो गया है, बेंड हो गया। बी स्मॉल सीधा जा रहा है और बी कैपिटल जो क्या है, बेंड हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया, वहाँ पे जाके डिफरेंट एंगल में चला गया। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है डाइफ्रैक्शन। तो ये 3 हमारे पास मेन कंसेप्ट थे इसके। फर्स्ट पे हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन, फिर आपके पास रिफ्रैक्शन। मुझे यकीन है कि मैंने जिस तरीके से आपको शेर सुना के ये इसका कंसेप्ट बताया है तो ये आपको भूलेंगे नहीं, डाइफ्रैक्शन। ये 3 हमने डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने इस पहले इससे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसकी स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग इस तरीके से आपने बनानी है। हेडिंग आपने सबसे पहले लिखना है रिपल टैंक। अब ये आपकी मेन हेडिंग बन गई। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखनी है, स्टेटमेंट, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट के बाद आपने दूसरी हेडिंग इसकी क्या देनी है, ऑपरेटर्स। स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जिसकी आएगी वो क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर आ गया। प्रोसीजर के बाद आपका यहाँ पे प्रोसीजर के अंदर ही आप डायग्राम बना लें या डायग्राम की अलग हेडिंग दे लें तभी बेस्ट है, वरना प्रोसीजर के अंदर ही बना लें। उसके बाद आपके पास आएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने फिर 3 डिफरेंट पॉइंट बना देने हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले ए बना के रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन और सी डाइफ्रैक्शन। तो ये आपके पास रिपल टैंक का मेन कंसेप्ट है। इसकी डायग्राम क्या नाम है, स्क्रीनशॉट ले लें बेशक या इसको लिख लें। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। कहीं से भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।